हेलो क्लास सिक्स, वेलकम बैक टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं वाटर चैप्टर की एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, वाटर चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था और मैंने आपसे क्या कहा था कि वाटर चैप्टर की वापस से आप एक बार बैठ के खुद से रीडिंग करोगे और क्वेश्चन आंसर खुद से फाइंड आउट करोगे। तो जो आपने क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट किए होंगे वो आप मेरे साथ मैच कर सकते हो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने जो भी लिखा है वो करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज से। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर को जब हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब हम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इवापोरेशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हमने फिलअप किया है। बी पे चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। अब कह रहे हैं वाटर वेपर से वाटर बना रहे हैं हम। ठीक है, वाटर वेपर से हमारा वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स वाला बताया था ना लास्ट क्लास में, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। सी है, नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर लीड टू। जब बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक अगर बारिश नहीं होगी तब क्या होगा। बहुत सालों तक जब बारिश नहीं होती है तो हमारे पास पड़ जाता है सूखा, और जब सूखा पड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ड्रॉट। इसके बाद है एक्सेस रेन में कॉज, अभी जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगी बाढ़ और उसको कहते हैं हम फ्लड। ये हमारा हो जाएगा फ्लड। ठीक है, तो हमने फिलअप कंप्लीट कर लिया है। आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। हमें बताना है कि ये जो भी पार्ट है ये इवापोरेशन की वजह से हो रहा है या कंडेंसेशन की वजह से हो रहा है। फर्स्ट है, water drops appear on the outer surface of the glass containing cold water। और मुझे ये पता है कि आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा क्योंकि कल ही ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ग्लास के बाहर हमें दिखाई देता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो उसके पीछे का रीजन है कंडेंसेशन, क्योंकि जो वाटर के वेपर्स हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा कंडेंसेशन। मैं यहाँ पे कंडेंसेशन को सी से रिप्रेजेंट करूंगी और इवापोरेशन को ई से रिप्रेजेंट करूंगी। उसके बाद है इसका बी पार्ट, स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ व्हाइल दे आर आयरन। जब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं तो उसमें से जो स्टीम निकलता है वो क्या है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। तो ये हो जाएगा हमारा इवापोरेशन। सी है, फॉग अपीयर ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। विंटर के टाइम पे जो विंटर के टाइम पे क्या होता है, कोल्ड अपीयर होता है। यानी कि फॉग जो आता है वो किसकी वजह से आता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एनवायरमेंट में होते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फिर से एयर से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, ये भी कंडेंसेशन ही है। तो ये भी हो जाएगा हमारा कंडेंसेशन। इसके बाद है ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जो ब्लैक बोर्ड है वो ड्राई हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस पे अगर हम किसी गीले कपड़े से उसको साफ करेंगे तो उसका जो वाटर है वो रिंस आउट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। तो ये भी हो जाएगा हमारा इवापोरेशन। इसके बाद है स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। जब आप गर्म तवे पे पानी छिड़कते हो तो क्या होता है, पानी तुरंत ही सूख जाता है, तो वहां पे भी वाटर क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ये भी एक प्रोसेस है इवापोरेशन का। तो ये भी हमने पार्ट खत्म कर लिया है सेकंड क्वेश्चन का।
अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, ट्रू फॉल्स करना है इसमें हमको। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के टाइम में सिर्फ हवा में ही वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसके बाद है, वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम द ओशियन, रिवर, लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा कहाँ कहाँ से? ओशियन से, रिवर से, लेक से। तो क्या वो सॉइल से नहीं होगा? हमने क्या पढ़ा था कि वाटर हर जगह से इवेपोरेट होगा, है ना, ट्रांसपिरेशन हर जगह से होगी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। The process of water changing into its vapor, it's called evaporation. The process of water changing into vapor, water को हमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो इस टर्म को क्या हम इवेपोरेशन बोलेंगे? तब से तो हम यही करते आ रहे हैं ना, कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हमने इवेपोरेशन कहा है। यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। इवेपोरेशन क्या सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होगा? तो इस पे बेस्ड हमने एक एक्टिविटी की थी, जहां पे हमने 2 प्लेट में पानी लिया। एक प्लेट का पानी हमने सन के अंडर में रखा था और दूसरी प्लेट का पानी हमने शेड में रखा था। तो वहां पे हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी? वहां पे हमने ये देखा था कि जो सन के पास हमने पानी रखा है, जो खुले में रखा है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया। बट जो हमने शेड में वाटर रखा है वो भी इवेपोरेट हुआ, भले ही उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हो, बट इवेपोरेट वो भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में ही रखेंगे तो ही इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है ई पार्ट, वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ द एयर वेयर इट इज कूलर। क्या होगा? जो वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब कंडेंसेशन आता है तो जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट इनका एकदम करेक्ट है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब है क्वेश्चन आंसर। सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, would spreading it near an अंगीठी और हीटर help? if yes, how? देखो, अगर आपको अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को ड्राई करना है, अगर वो गीली है उसको सुखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी कपड़ा है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पानी वहां से या फिर कोई भी वेटनेस है वो वहां से निकल जाएगी। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से उसका एरिया इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर हर एरिया पे लगेगा और वहां से वो वेट आउट इजिली हो जाएगा। और अगर उसको हीटर के आगे हम रख रहे हैं या फिर अंगीठी के आगे रख रहे हैं, तो क्या करेगा? उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा, और टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहां पे इवापोरेशन इजिली हो जाएगा। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, जो वेटनेस थी वो इवापोरेशन के फॉर्म से निकल जाएगी, तो जो भी कपड़े होंगे वो इजिली सूख जाएंगे। रीड कर लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। The rate of evaporation increase, इवापोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कपड़े उतनी जल्दी सूख जाएंगे। सो नियर अंगीठी और हीटर द रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हायर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। तो इवापोरेशन हाई होने से, क्योंकि हीट ज्यादा है तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा और कपड़े बहुत इजीली सूख जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक आउट अ कूल बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन द टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट। ये भी कल हमने पढ़ा था, उसमें बॉटल की जगह ग्लास था बस। अगर आप बॉटल लेकर आते हो फ्रिज से निकाल के, एकदम चिल्ड बॉटल होगी, आप उसको बाहर रख दोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो आपको बाहर नजर आएंगे। सेम हमने ग्लास के लिए पढ़ा था, तो उसके पीछे का क्या रीजन था? उसके पीछे का रीजन था कंडेंसेशन। क्योंकि जो वेपर्स होते हैं वाटर के, वो हम क्या करते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। जो हमारे आसपास के एयर है उनको वो कूल डाउन कर देता है और बॉटल के बाहर आके चिपक जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन है कंडेंसेशन। यहाँ पे क्या लिखा है देखो,
It is due to the condensation of water vapor present in the air. The air contain water in the form of vapor. जो ठंडा पानी है उसके जो वेपर्स होंगे वो हमारे एनवायरमेंट में जाएंगे, फिर वो कंडेंस होंगे. When it come in the contact of cool water, it get condensed and converted into the water droplets. क्योंकि जो वेपर है वो बहुत ज्यादा ठंडा है और आसपास का जो एयर है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा गर्म है, तो वो क्या करेगा, जो वेपर्स होंगे वो आसपास के एयर को भी कूल डाउन कर देगा, उनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, एयर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका रीजन है कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू क्लीन देयर स्पेक्टिकल्स people often breathe out on a glass to make them wet. Explain why the glasses become wet. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप स्पेक्टिकल्स के लिए भी करें. आप क्या करते हैं, जो आपकी कार की विंडो होती है आप वहां पे भी ऐसे करेंगे, तो क्या होगा, ऐसे करने से ना उस पे बहुत सारे एयर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, और फिर आप उस पे क्या करते हो, ड्राइंग बनाते हो, है ना, ये तो बनाया होगा. तो ऐसे ही जो स्पेक्स लगाते हैं वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही करेंगे और फिर उनका जो स्पेक्स है वो वेट आउट हो जाएगा और फिर वो उसको क्लीन कर लेते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एयर भी है, वाटर भी है. जैसे हम फूंक मारते हैं तो एयर के साथ साथ वाटर भी निकलता है. ऐसा तो नहीं कि आपका मुंह एकदम सूखा है. या फिर जब आप सांस लेते हो, ठीक है, ब्रीद इन या फिर ब्रीद आउट करते हो, तो जब ब्रीद आउट करते हैं तो एयर निकलता है, साथ में वाटर के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं. हम हर बार ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब सांस लेंगे तो एनर्जी भी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और कुछ अमाउंट में एयर के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं. ठीक है, उन एयर के ड्रॉपलेट्स की वजह से ही जो स्पेक्टिकल्स है वो वेट हो जाएंगे. तो इसके पीछे का रीजन तो यही है. क्या है यहाँ पे, when we breathe out moist air comes, जैसे ही हम ब्रीद आउट करेंगे जो हमारे अंदर का एयर है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में कुछ वेटनेस भी बाहर आ जाएगी. along with the energy and कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बताया था, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेंगे, वापस जब हम रिलीज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एनर्जी निकलेगा और थोड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट्स भी आएंगे, मॉइस्ट वाटर ड्रॉपलेट, which make the glass wet. और यही रीजन है कि वो ग्लास को वेट कर देता है and get condensed on a glass, और वो ग्लास पे जाके जम जाता है. ठीक है, तो यानी कि जो हमने एयर लिया है वो वेपर की फॉर्म में था, ग्लास पे आया तो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे कंडेंसेशन वाला वर्ड यूज किया गया है. आप कोशिश कर सकते हैं, इन सब के आंसर आपको अपनी ही बुक में मिल जाएंगे. ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म. क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये देखो, ये तो आप ही की बुक का है. ठीक है, ये जो डायग्राम भी लिया गया आप ही की बुक से लिए गए, पूरा आंसर ये आप ही की बुक का है. जिन बच्चों ने क्वेश्चन आंसर मार्क किया होगा उनको पता होगा कि सारे आंसर्स एग्जैक्टली बुक से ही लिए गए हैं. इसमें क्या है, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है, एज दे गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, अर्थ सरफेस से हायर जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाता है, कोल्डर हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है और जो एयर है वो बहुत ज्यादा ठंडी होने लग जाती है. ठीक है, इट गेट कूलर व्हेन द एयर मूव्स अप, जब जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, वो ठंडी और ठंडी होती चली जाएगी, और जब हम एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाएंगे, द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वेपर प्रेजेंस इन इट कंडेंसेशंस फ्रॉम टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर. पहले एयर था, एयर क्या है, वेपर का फॉर्म है. हम जैसे जैसे ऊपर चलते गए टेम्परेचर डिक्रीज होता रहा, तो जो एयर के ड्रॉपलेट्स है वो किस में कन्वर्ट होना चले जाएंगे, जो पानी है वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे ही जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो एयर में वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं अब वो वेपर की जगह सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है तो कन्वर्ट होके फिर से वो क्या हो जाएगा, पहले तो बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से एक क्लाउड बनेगा और क्लाउड बनने के बाद क्या हो जाएगा, रेन हो जाएगा. ठीक है, तो फ्रॉम टाइनी ड्रॉपलेट, जो बहुत सारे ड्रॉपलेट है वो एक साथ कलेक्ट हुए, एंड दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर देन अपीयर टू अस एज अ क्लाउड. और वो बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलके एक क्लाउड बनाते हैं और उसी क्लाउड से फिर बारिश हो रही है. ये रहा आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स. ठीक है, इससे
ये पहले एयर की फॉर्म में था, टेम्परेचर कम होने की वजह से ये लिक्विड की फॉर्म में आ गया है। ओके, अब है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ ड्रॉट, व्हेन डज द ड्रॉट अकर, कब ये ड्रॉट होता है? जब बहुत लंबे टाइम तक अगर बारिश नहीं होगी, ठीक है, जो वाटर लेवल है वो टाइम टू टाइम डिक्रीज होता रहेगा, तो क्या आ जाएगा? ड्रॉट आ जाएगा। ठीक है, लंबे टाइम तक बारिश ना होने की वजह से ही ड्रॉट आता है। इसमें क्या लिखा है? इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर, अगर किसी एरिया में बहुत सालों तक बारिश नहीं हो रही है, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर, अब सॉइल को तो पानी चाहिए, देखो यहाँ पे सॉइल कैसे फट गई है पूरी, क्योंकि इसको पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, and the soil continue to the lose water by the evaporation and the transpiration, but सन तो अपना काम कंटिन्यूसली कर रहा है। सन का क्या काम है? पानी को इवापोरेट कराना सारे जगह से। अब अगर सॉइल के पास पानी होगा तो सन तो उसको इवापोरेट करेगा ही। अब यहाँ पे सॉइल के पास पानी है नहीं, बट सन अपना काम कर रहा है, वो इवापोरेट कर रहा है, तो यहाँ से जितना भी मॉइस्चर था वो सन ले लेता है। जब सारे मॉइस्चर सन ले लेंगे तो जो सॉइल हो उसकी ऐसी हालत हो जाएगी फिर। ठीक है, ये बीच से फटने लग जाते हैं। Since it is not being brought back by the rain, the soil become dry. अब बारिश भी नहीं हो रही है और सन अपना काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? जितने भी सॉइल है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। The level of water in the pond as well as the region goes down and some of them may even dry up. और जो लेवल है ओशियन का हो, चाहे लेक हो, पॉन्ड्स हो, वेल्स हो, इन सब का जो लेवल है वो डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि लोग तो अभी भी कंज्यूम कर ही रहे हैं, चाहे रेन हो चाहे नहीं हो। And the groundwater may also become scarce and this may lead to be drought. और हमारा ग्राउंड वाटर भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी कम हो जाता है, और यही कारण है ड्रॉट के आने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर ली है, हमने चैप्टर भी खत्म कर लिया, हमने एक्सरसाइज भी खत्म कर ली है। अब हम करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को बिल्कुल टाइम से आना है। ठीक है, बुक लेकर आओगे और मेरे साथ ही रीडिंग करोगे और ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।